आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। नाम से पता चल रहा है हम लोग को, इसमें हम लोग को आयन के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। अब आयन क्या होता है? किसी भी एटम और मॉलिक्यूल के ऊपर जो उसका नेट चार्ज होता है उसे हम लोग आयन कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज हो तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फराडे साहब आए जिन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्लासीफाई किया सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट में और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि ये बीकर दिख रहा है फिगर में, इसमें हम लोगों ने पूरा सेटअप कर दिया है। यहाँ पे करंट पास हो रहा है इसके अंदर वाटर है, जिससे करंट पूरे सिस्टम में इसमें फैल चुका है। अगर इसमें हम लोग सॉल्ट डालते हैं, 1 स्पून सॉल्ट डालेंगे और इसको इसमें डिजोल्व हो जाएगा, और इसका जो बल्ब जो जल रहा था, अगर करंट पास करे तो ऑब्वियस सी बात है बल्ब जलेगा। बल्ब जल रहा था, अगर नमक डालने के बाद ये बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जितनी भी इंटेंसिटी से जल रही है उनसे कुछ तो स्पीड जरूर हो जाएगी नमक डालने पे। तो इसका मतलब क्या है? सॉल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हम लोग सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। सॉल्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइट का, और ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब बात करें नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो होता है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। सेम फिगर यहाँ पे भी है, इसमें भी करंट पास हो रहा है, पूरे सिस्टम में करंट है। अगर इसमें हम लोग सॉल्ट की जगह शुगर ऐड कर देते हैं, कि स्पून शुगर डाल के डिजोल्व कर देंगे, तो बल्ब की इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही जलते रहेगा। इसका एग्जाम्पल शुगर हो सकता है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल शुगर हो गया और इलेक्ट्रोलाइट का हो गया सॉल्ट। ठीक है, अब हम लोग का टॉपिक है आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। अब आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन रिफर्स टू ए प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू चार्ज आयन इन द सॉल्यूशन। जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, जैसे हम लोग जानते हैं, वो स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट में, Na+ होता है और Cl- होता है। स्प्लिट जो हो जाता है उसे हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं। और डिसोसिएशन क्या है? डिसोसिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ आयन्स इन वाटर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन सच इन द सॉलिड स्टेट टू ए सॉल्यूट। सॉलिड स्टेट से सॉल्यूट हो जाता है। सेम यही NaCl, अगर हम लोग को पानी में मिला देते हैं नमक को, तो वो Na+ अलग हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और Cl- अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये हम लोग इसको आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन बोल सकते हैं। तो बेसिकली आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट, उसी तरह इसमें भी क्लासीफाई किया गया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इलेक्ट्रोलाइट विच आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। जो किसी भी सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, पूरे स्प्लिट होकर पूरे घुल जाए, जो सॉल्यूबल हो। जैसे कि NaCl, इसको वाटर में मिलाएंगे तो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ। और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है इलेक्ट्रोलाइट विच आर वीकली आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। जो वीकली आयोनाइज हो पर पूरे नहीं हो, पार्शियली हो, पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते पर पार्शियली आयोनाइज होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल NH3 CH3COOH। अब हमारे मन में एक डाउट आता होगा कि किस केस में इक्विलिब्रियम फाइंड होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? तो जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो आयोनाइज होते हैं पर कंप्लीटली नहीं होते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड, उसे हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब होगा किस में इक्विलिब्रियम? इधर होगा या इसमें होगा या इसमें होगा? जैसा हम लोग जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पर इक्विलिब्रियम बेसिकली कहाँ पे होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, राइट? सो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज्ड और इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है, इसलिए इधर नहीं होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में। मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई टॉय है, किसी भी टॉय को हम लोग बहुत तरह से टॉय को तोड़ दिए पूरी तरीके से, उसको हम लोग, तो उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। किसी भी टॉय को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यही होता है ना कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो, बहुत तरह से तो बहुत गंदे तरह से तोड़ दिया मैंने उसे,
और टॉय को हम लोग तो मे भी ठीक कर पाएँ, पर अगर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है पार्शियली आयोनाइज्ड, वो बहुत थोड़ा सा टूटा है, उसको हम लोग किसी भी तरह से दोबारा चिपका सकते हैं फेविकॉल से, या मार्केट में मिलता है ना फेविक्विक, दिल भी चिपक जाता है टूटा हुआ उससे। टॉय क्या चीज़ है। तो हमारी जो कहानी है वो पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नहीं है, बल्कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में है। इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं? वाट आर इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट में भी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइट एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं। अब ये मत पूछना कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट होते क्या हैं, भाई प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। तो जल्दी से हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट्स क्या होता है। तो वाट आर एसिड? एसिड जो सावर इन टेस्ट होते हैं और जो रेड लिटमस को ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, किन किन को डाउट है कि एसिड कि लिटमस ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है तो एसिड होता है, और रेड से ब्लू में जाता है तो बेस होता है। मुझे तो ये बहुत लंबे समय तक डाउट था, इसलिए मैंने एक मेमोरी टिप भी बनाई थी इस पे, बार मतलब BAR, जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा BAR, ब्लू एसिड रेड। इसका मतलब है ब्लू को एसिड रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू को एसिड रेड में कन्वर्ट करता है। इस तरह मैंने याद किया था बार। और एसिड्स का एग्जांपल है बहुत सारा, ऑरेंजेस जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, विनीगर एसिटिक एसिड होता है, और फिर टी लीफ में होता है टैनिक एसिड एंड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं, जो डाइजेशन ऑफ फूड में बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। जी हाँ, एसिटिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेस की बात करें तो बिटर इन टेस्ट होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, वो होते हैं बेसिस। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि हो गया वॉशिंग सोडा हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, वॉशिंग सोडा, एक्सेट्रा। इसे हम लोग बेस कहते हैं। और सॉल्ट होते हैं व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्सड इन द राइट प्रपोर्शन दे रिएक्ट टू ईच अदर टू गिव सॉल्ट। जब एसिड और बेस मिलते हैं एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और जब एसिड और बेस करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, तो ये सॉल्ट हो गया। और सॉल्ट के एग्जांपल हो गए जो हमारे घर में पाए जाते हैं सबके किचन में, सोडियम क्लोराइड, नमक, और बेरियम सल्फेट एक्सेट्रा। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। आयोनाइज और डिसोसिएट हो जाए, स्प्लिट हो जाए, जैसे कि H2SO4 जो H प्लस आयन और प्लस HS4 माइनस आयन एक्वस फॉर्म में करते हैं, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस इज वन डेट कम्प्लीटली आयोनाइजेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो वाटर में बेस में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल Na प्लस OH माइनस में ये हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल। एंड वीक एसिड आर only partially dissociate, and at equilibrium both side acids and the conjugate base are present in the solution. Example NH3 aqueous 2 H2O equilibrium forms NH4 plus OH minus aqueous. इक्विलिब्रियम के किसी भी सॉल्यूशन पे एसिड और कंजुगेट बेस प्रेजेंट होते हैं तो उसमें वीक एसिड बनाते हैं पार्शियली। वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होते हैं और वीक बेस भी पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। द वीक बेस ओनली partially dissociated at the equilibrium, both the base and the conjugate acid are present in the solution. अब स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हैं जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HISClO4 परक्लोरिक एसिड। एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर NOAH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इस सब के हमें यूज करना है। अभी हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में रहता है। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में रहता है? इक्विलिब्रियम जो आयन है और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल रह गया है उन दोनों के बीच में रहते हैं इक्विलिब्रियम।
तो द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस आर इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। और फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व दैट आयोनाइजेस एट द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसको कह सकते हैं इक्विलिब्रियम किस हद तक हुआ, बेसिकली आयोनाइजेशन किस हद तक हुआ वह बताता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ऐसे अगर एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए इसके पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, जिसमें से 10 मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए। तो 19 मॉलिक्यूल एज इट इज अनआयोनाइज रह गए। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा? तो 90 एज इट इज रह गए, तो इसको हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हो जाएगा 10/100। 10 आयोनाइज हुए, टोटल 100 थे, तो 10/100 दैट इज 1/10। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हो जाएगा 1/10। ये था फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व दैट आयोनाइजेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और बात करें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बारे में, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का क्या रिलेशन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ले चैटेरियल प्रिंसिपल, जिसमें हम लोगों ने उनके एक प्रिंसिपल को मान लेते हैं। जैसे कि एक कंटेनर में हम लोगों ने पानी डाला, तो मेरी इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी ताकि पानी को यूज कर सके, राइट। अब क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पानी डाले जा रहा हूँ, तो उस पानी का यूज करने के लिए क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रोलाइट जो है आयोनाइज होता जाएगा। पानी डालते रहेंगे वो आयोनाइज होता रहेगा। आयोनाइज तो होगा पर उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इस बकेट में इसमें हम लोगों ने पानी लिया और 1 स्पून शुगर डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया इसके अंदर, और इसमें और पानी ऐड किए जा रहे हैं। तो पानी की क्वांटिटी तो बढ़ रही है इसमें, पर इसमें ये जो है चीनी 1 ही चम्मच है, तो पानी की क्वांटिटी हमने इंक्रीज कर दिया पर चीनी 1 ही स्पून है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन उसका कम होगा, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये पॉइंट है एस्टेब्लिश्ड बिटवीन आयन एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। तो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कहते हैं, जो एसिड्स भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं। अच्छा, वीक बेस क्या होते हैं? जो इक्विलिब्रियम पे एसिड के साथ कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन में, उसको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? ये वर्ड बार बार आ रहा है कॉन्जुगेट, पर इसे हम लोग को समझने के लिए एसिड एंड बेस का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये बंदा एसिड है, ये बेस है? मतलब बंदा तो एसिड बेस नहीं हो सकता, पर तो हाउ टू डिटरमाइन कि ये बंदा एसिड है या बेस है? तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कुछ थ्योरी जो दिया था। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, लॉरी कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग चलते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी, एसिड्स आर सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन, H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन। कि वाटर में डिसोसिएट करने पे जब हाइड्रोजन आयन वाटर में डिसोसिएट करता है तो उसको हम लोग एसिड्स बोलते हैं, और जब OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन जब करता है तो उसको बेस कहते हैं। सही है। जैसे कि एग्जांपल HX, तो H+ हो रहा है, यहाँ पे X- हो रहा है, तो H+ आयन कर रहा है तो ये एसिड है, राइट।